Hello everyone. In today's video I am going to continue the isomerism topic. So in previous video I was explaining you that the concept of carbon, hydrogen and oxygen containing compound, and in this video now I am going to start the concept of carbon, hydrogen and nitrogen containing compound and how you will find out the isomerism, because it is very important topic for the objective point of view as well as board point of view. So that now I am going to start the concept of carbon, hydrogen and nitrogen containing compound. Concept of carbon, hydrogen and nitrogen containing compound. तो दैट ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मतलब इसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं कि कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हो, जैसे मैं लिख दिया C4H11N, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला. नाउ इफ यू डोंट नो द हाउ यू विल ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला या इसके कौन कौन से स्ट्रक्चरल फार्मूला बन सकते हैं, तो इसके आइसोमेरिज्म आप नहीं बता सकते हो. तो हम ये जो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड कितने होंगे और उसको कैसे आप बताएंगे. सेम एज इन दिस वीडियो. जनरली अगर हम ये देखें तो कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपको मिलेंगे. पहला एक फंक्शनल ग्रुप देखो NH2. सेकेंड वन इज द CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, and third one is the N double bond C coordinate bond C, NC. Means that first you will get the amine group, this one is cyanide group and this one is the isocyanide group. Clear? एक होता है एमाइड ग्रुप, तो CONH2 होता है, दैट ऑक्सीजन भी उसमें रहता है, तो हम वो मिक्स ग्रुप है, उसको हम सेपरेट बता रहे हैं. कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को कैसे आप किसी भी कंपाउंड को पहचानोगे और कैसे उसके आइसोमेरिज्म की बात करोगे. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम इन तीन ग्रुप को देखते हैं तो ये NH2 ग्रुप है. NH2 ग्रुप में देखो, अगर मैं इसको बना दूँ RNH2, लाइक RNH2, आप प्रीवियस वीडियो में जाके इसके नॉमेनक्लेचर का और इसके कैसे आप इसके नाम लिखोगे ये सब मैंने बता दिया है ऑलरेडी, तो उसको जाके आप नॉमेनक्लेचर वाले वीडियो में देख सकते हैं. ये RNH2 ग्रुप है वो तीन तरह का, जैसे यहाँ R1NH R2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे R1N R2 एंड R3 भी लिख सकते हैं. तो फंक्शनल ग्रुप, ये तीन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किए जाएंगे क्योंकि इनके तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी. तो इसीलिए ये 1 डिग्री अमीन इसको बोलेंगे, 2 डिग्री अमीन बोलेंगे, इसको 3 डिग्री अमीन बोलेंगे. ठीक है. तो फंक्शनल ग्रुप में तो अलग अलग कंसीडर करेंगे. क्लियर. इसी तरह से CN ग्रुप है. अब इसमें एक चीज देखो, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है. पाई बॉन्ड मीन्स कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है. इन दिस ग्रुप, इन दिस अमीन ग्रुप आप देखोगे कोई भी इसमें डबल बॉन्ड आपको दिख नहीं रहा है. इसका मतलब अगर कहीं किसी कंपाउंड में आप पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट के फार्मूले से निकाल रहे हो और उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, तो तुरंत समझ जाना कि वो एमीन ग्रुप होगा. क्लियर. साइनाइड CN और NC देखो, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड मतलब इसमें 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड. इसमें भी क्या होंगे, 2 पाई बॉन्ड होंगे. तो अगर मान लो हम एक कंपाउंड लिखें C4H11N, ठीक है, C4H11N, तो आप देख सकते हो, अगर मैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फार्मूला जो आपको पहले ही बता चुका हूँ, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2. ये फार्मूला हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं. क्लियर. इन प्रीवियस वीडियो आप जाके देख सकते हो. डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मीन्स कि अगर इसमें कितने पाई बॉन्ड है ये निकल जाए तो हम इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला को ड्रॉ कर सकते हैं. जरा देखो, C मीन्स नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फार्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं तो 4 है, 4 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने 11, नाइट्रोजन, हैलोजन, देयर इज नो एनी, एक्स मीन्स हैलोजन. यहाँ फिर से एक बार देख लीजिए,
X मीन्स ClBrI। तो यहाँ उसकी बात हम कर ही नहीं रहे हैं, ये नाइट्रोजन की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें देखोगे इसमें कितने नाइट्रोजन है, तो यहाँ देखो कितने हैं, N मीन्स नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो -1 देख लो, -N, तो -1/2, तो यू विल गेट 5 - 10/2 मीन्स 5 - 5, 0 पाई बॉन्ड। इसका मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इन दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला इज 0। देखो इससे आपको एक आइडिया तुरंत लग जाएगा, जैसे ये छोटा कंपाउंड है, अगर मैं बड़ा कंपाउंड नाइट्रोजन का दे दिया 8 कार्बन का, 10 कार्बन का, तो उससे भी आपको तुरंत इस फार्मूले से आइडिया लग जाएगा कि ये नाइट्रोजन क्या हो सकता है। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फार्मूला लगा दीजिए, 4 + 1 - 11 - 1/2, यू विल गेट द 0 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसका मतलब इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, और जैसे ही आपको ये पता चला कि इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तुरंत आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको सीधे समझ जाना है कि ये एमीन है। गेटिंग और नॉट? अब क्वेश्चन ये खुद का क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इन C4H11N, और आपके एनसीईआरटी में दिया है क्लास 12 के। गेटिंग और नॉट? तो हम यहीं पे ये देखिए, ये वीडियो क्लास 11th में भी काम आएगा और क्लास 12th में भी काम आएगा, क्योंकि एमीन चैप्टर आपके क्लास 12th में है और क्लास 11th में आइसोमेरिज्म है। तो आइसोमेरिज्म में भी काम आ रहा है और क्लास 12th में भी काम आएगा। ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और इलेबरेट करके अगर मैं कहूँ कि C4H11N के टोटल आइसोमर्स बताइए, तो आपको टोटल आइसोमर्स बताने के लिए सबसे पहले इसका क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर। और अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे तो आइसोमर्स बताना नामुमकिन है। क्लियर? तो आपको स्ट्रक्चर पता चल गया, आपको तुरंत क्या करना है, 1 2 3 4 कार्बन, जैसे NH2 लिख देना है। गेटिंग ऑन? क्योंकि आपको मिल गया ये प्राइमरी एमीन है। इफ 0 पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, 0 पाई बॉन्ड और 0 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एंड नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, तो आपके तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, एमीन है। गेटिंग और नॉट? इफ 2 पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो जाए, 2 पाई बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, 2 डबल बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट एंड नाइट्रोजन, तुरंत समझ जाना कि ये साइनाइड होगा और आइसोसाइनाइड, मींस साइनाइड ग्रुप और आइसोसाइनाइड। गेटिंग और नॉट? समझ में आ रही बात? तो आपको एमीन मॉलिक्यूलर फार्मूला का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जैसे ही आपको मिल गया 0 पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको एमीन ग्रुप बना देना है। तो देखो 4 कार्बन का मैंने एमीन बना दिया, अब वैलेंसी भी मेंटेन कर देते हैं। वैलेंसी कैसे मेंटेन होगा, यहाँ पे देखो CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CH2। अब काउंट कर लो, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 2 11, 4 कार्बन नाइट्रोजन। इसका मतलब ये हमारा 1 डिग्री एमीन बन गया। गेटिंग और नॉट? आपको कुछ परेशानी, देखिए मैं आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप तुरंत बता सकते हो 4 + 1 5, 11 - 1/2 10, तो 5 - 5 = 0, 0 पाई बॉन्ड मतलब प्राइमरी एमीन, एमीन ग्रुप होगा। अब 4 कार्बन का एमीन बना के आपने वैलेंसी मेंटेन कर दिया। गेटिंग और नॉट? सेकेंडरी एमीन भी बन सकता है, कैसे बनेगा, देखो CH3 CH2 CH2 and CH3, अगेन यू काउंट 3 3 6 6 2 8 8 2 10, और यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होनी चाहिए, तो यहाँ H लगा दो, NH कर दो, तो ये सेकेंडरी एमीन हो गया। मीन्स ये प्राइमरी एमीन बन गया, सेकेंडरी एमीन सेम कार्बन का क्या बन गया, सेकेंडरी एमीन। इसी तरह से आप टर्शियरी एमीन भी बना सकते हो, देखो CH3 CH2 and CH3 and CH3, देखो 4 कार्बन का टर्शियरी एमीन बन गया। कैसे बन गया, 3 3 3 9 2 11, नाइट्रोजन 0 पाई बॉन्ड चाहिए, तो ये 3 डिग्री एमीन हो गया। गेटिंग और नॉट? समझ में आ रही बात? आपको जैसे मिला कि C4H11N में क्या है, 0 पाई बॉन्ड है एंड 1 नाइट्रोजन है, आप तुरंत क्या बना सकते हो, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन। इसमें कुछ नहीं सोचना है, इसमें ये ग्रुप हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस ग्रुप को होने के लिए क्या चाहिए, 2 पाई बॉन्ड चाहिए कम से कम। इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 पाई बॉन्ड चाहिए। इसलिए ये ग्रुप के बारे में हमको अब नहीं सोचना है, हमको इसी के बारे में सोचना है। अब क्वेश्चन कह दिया कि इसमें बताइए आइसोमर्स कितने होंगे, तो प्राइमरी एमीन के आइसोमर्स बनाइए पहले, फिर सेकेंडरी एमीन के बनाइए और टर्शियरी एमीन के बना दीजिए, और सबको काउंट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने आइसोमर्स होंगे। जैसे
अगर देखिए यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, इसका मतलब 4 कार्बन का रूट वर्ड्स है। अगर हम इसको ऐसे बना दें 1 2 3 NH2 यहीं पे रहने दें और यहाँ पे एक कार्बन लगा दें, अब बताइए कितने कार्बन का रूट वर्ड्स हो गया। ये NH2 है तो प्राइमरी एमीन ही होगा, आपको पहचानने के लिए भी बता चुका हूँ कि अगर NH2 लगा हो तो हमेशा प्राइमरी एमीन होगा, NH लगा हो तो सेकेंडरी एमीन होगा और N लगा हो तो टर्शियरी एमीन होगा। इसको पहचानने का तरीका, ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है NCERT में क्लास 12th, ठीक है, कि आप बताइए कौन प्राइमरी एमीन है, कौन सेकेंडरी और कौन टर्शियरी एमीन है। इन टेक्स्ट में आप जाके देख सकते हैं NCERT के, ठीक है। तो कैसे पहचानोगे, अगर NH2 लग गया तो प्राइमरी, NH लग गया तो सेकेंडरी और N लग गया तो टर्शियरी। अब बताओ अगर मैंने इस तरह से कर दिया तो यहाँ NH2 है तो ये भी प्राइमरी एमीन है, ये भी प्राइमरी एमीन है। अब यहाँ पे नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 हो जाएगा। वैलेंसी चाहो तो मेंटेन कर सकते हो, CH3 CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पे CH3। काउंट कर लो, इतना सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है कि नहीं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे 4 कार्बन का रूट वर्ड्स है, यहाँ 3 कार्बन का रूट वर्ड्स है, यानी कि ये चेन चेंज हो गई इसकी। रूट वर्ड्स का मतलब चेन, 4 कार्बन के रूट वर्ड्स, यहाँ पे 3 कार्बन का। अगर चेन चेंज हो गया तो चेन आइसोमर्स हो गया, ये मैं अभी डिस्कस करूंगा, पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। क्या ये 3 कार्बन से और छोटा हो सकता है, 3 कार्बन से और छोटा क्या आप बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो आप पोजीशन चेंज कर दो, देखो यहाँ पे 4 कार्बन का था, यहाँ पे NH2 बना दो, वैलेंसी मेंटेन कर दो। कैसे करोगे, CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH। काउंट कर लो, 3 3 6 2 8 1 9 2 11 नाइट्रोजन। यहाँ पे भी ये क्या हो गया, प्राइमरी एमीन हो गया। यहाँ पे कितने नंबर पे था, 1 नंबर पे, यहाँ पे कितने नंबर पे हो गया, 2 नंबर पे। अगर नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से करेंगे, आपको पहले ही बता चुके हैं कैसे नंबरिंग करोगे, प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए। तो यहाँ पे जाओगे तो 2 नंबर पे NH2 ग्रुप हो गया। अब ये देखो, ये 1 नंबर पोजीशन पे है, 2 नंबर पे है, तो ये कौन से आइसोमर्स हो गए, पोजीशन आइसोमर्स। गेटिंग और नॉट। इसको ऐसे भी बना सकते हो क्या, 1 2 3 यहाँ पे करके यहाँ पे NH2 बना दो, देखो CH3 CH3 CH3, देख लो 3 3 एंड 3 9 2 11 और NH2 है इसलिए प्राइमरी होगा। अरे बात समझे, इसका नाम क्या हो जाएगा, आपको ऑलरेडी नाम लिखना सिखा चुका हूँ, देखो ब्यूटेनामीन, और 1 एमिनो ब्यूटेन भी लिख सकते हो, 1 एमिनो ब्यूटेन, या क्या लिख सकते हो, रूट वर्ड्स कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है, तो क्या लिखो ब्यूट। अब देखो इसमें प्रीफिक्स नहीं है तो कैपिटल लेटर से शुरू कर सकते हो। सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, AN सैचुरेटेड, और एमीन 1 नंबर पे है तो एमीन सफिक्स सेकंड लगेगा। सफिक्स सेकंड के रूप में जब लिखेंगे तो एमीन लिखेंगे, प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे तो एमिनो लिखेंगे, दोनों नाम सही है। समझ में आ रही बात। यहाँ पे रूट वर्ड्स आपको पहले बता चुका हूँ, नाम लिखना सिखा चुका हूँ, ये सफिक्स फर्स्ट, ये सफिक्स सेकंड। ब्यूटेनामीन या 1 एमिनो ब्यूटेन, ठीक है। इसका क्या नाम लिख दोगे, ये हमारा क्या हो गया, एक्सेप्ट सेलेक्टेड कार्बोनेट चेन, तो 2 मेथाइल प्रोपेनामीन। अब देखो नाम चेंज हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेनामीन नाम। अब यहां पे देखो ये नाम, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के सेम है, नाम चेंज हो गया। आ रही बात समझे। तो इफ कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, पहले बता चुका हूं कि स्ट्रक्चर अगर चेंज है तो नाम अलग होगा। 50 kg वेट आपका है, आपके दोस्त का भी 50 kg वेट है, दोनों के शेप चेंज हो गए, कोई मोटा है कोई पतला है, तो नाम अलग हो गए। समझ में आ रही बात। तो सेम चीज यहाँ भी हुई है, ये क्या है, दोनों सेम कार्बन, नंबर ऑफ 4 ही कार्बन के हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो गया, चेंज। स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हो गया तो इसके IUPAC नेम क्या हो गए, चेंज। IUPAC नेम चेंज हो गया तो आइसोमर्स होगा। गेटिंग और नॉट। अब कौन सा आइसोमर्स होगा समझ गया, कैसे निकालेंगे कौन सा आइसोमर्स होगा वो हम और आपको बताएंगे, ट्रिक कैसे पता चलेगा। अरे बात समझ में। यहाँ पे देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो, रूट वर्ड्स क्या है, ब्यूटी है, सैचुरेटेड AN। अब यहाँ पे 2 नंबर पे एमीन है तो ब्यूटेन एंड 2 एमीन। आइदर यू लिख सकते हो 2 एमिनो ब्यूटेन,
दोनों नाम सही हैं, क्योंकि एमीन ग्रुप को एज ए प्रीफिक्स भी लिख सकते हो, एज ए सफिक्स सेकंड भी लिख सकते हो। बताओ क्या कोई नाम मैच कर रहा है? नहीं। इसका मतलब ये भी इसका क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अभी हम आप लेटर एंड आई विल डिस्कस। अभी हम क्या बता रहे हैं, कैसे आप किसी का स्ट्रक्चर बनाओगे। अरे बात समझे? लेकिन चूंकि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आ रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इसको भी डिस्कस करते चल रहे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, different structural formula, the compound which having same molecular formula but different structural formula। इसका भी molecular formula C11N है, इसका भी C4H11N है, इसका भी C4H11N है, इसका भी C4H11N है। ये सब स्ट्रक्चर अलग अलग बन रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जा रहा है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1 2 3। अब ये क्या हो गया? प्रीफिक्स। बताओ, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन, या ऐसे लिख सकते हो 2 एमीनो। 2 नंबर पे क्या है? एमीन ग्रुप, 2 एमीनो। फिर क्या लिख सकते हो? 2 मिथाइल और प्रोपेन। देखो 3 कार्बन का रूट वर्ड्स प्रोप हो गया, सैचुरेटेड है तो एन हो गया। देखो बहुत इजी है। आपको आइसोमेरिज्म इसीलिए IUPAC इसीलिए आपको बताया कि जब आइसोमेरिज्म डिस्कस करें तो आपको चीज़ें क्लियर हों। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा आइसोमेरिज्म IUPAC वाला वीडियो जाके देख लें, ठीक है? अब क्या करोगे? 2 एमिनो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये देखो 1 2 3, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप, 2 नंबर पे एमीन ग्रुप। इसको प्रीफिक्स के रूप में भी लिख सकते हो, एज ए सफिक्स सेकंड भी लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो 2 मिथाइल प्रोपेनामीन, 2 मिथाइल प्रोपेनामीन। लेकिन एमीन किस नंबर पे है? 2 नंबर पे, तो उसकी पोजीशन भी दिखा देंगे, प्रोपेन 2 एमीन। क्लियर? तो 2 एमिनो 2 मिथाइल प्रोपेन, दिस इज द IUPAC nomenclature of this one। Now they say the all IUPAC name is different। अगर IUPAC नाम अलग अलग है तो उसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा? अलग अलग होगा। और अगर स्ट्रक्चर अलग अलग है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होंगे। अब इसमें एक चीज और दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये हमारा जो कंपाउंड है, ये देखिए C2H5 शो कर रहा है, ये CH3 शो कर रहा है, और ये NH2 शो कर रहा है, और इसके साथ क्या लगा हुआ है? H। समझ रहे? अब देखो ये चारों वैलेंसी अलग अलग हो गए। तो अभी तो हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो स्पेशल स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। इसमें ये वाला कार्बन हमारा कायरल कार्बन हो गया, इसको हम लेटर ऑन आई विल डिस्कस विथ यू। कायरल कार्बन होने की वजह से क्या कर देगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। तो क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव में कि C4H11N के कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, टोटल नंबर ऑफ कितने आइसोमेरिज्म होंगे? समझ में आ रही बात? कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होंगे, कितने स्पेशल स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। अब आपने इसके बना दिए 1 2 3 4। अब चूंकि 1 केवल एक कायरल कार्बन है, इसलिए 2 के पावर n, 2 का पावर मतलब ये दो आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आ रही बात? तो अब टोटल अब 1 2 3 4। चलो स्ट्रक्चरल की हम बात करते हैं, तो ये कितने हो गए? 2 3 4 ये शो कर दिया। अब ये कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करेंगे और ये कितने शो करेंगे, जैसे ही बता देंगे और टोटल नंबर काउंट कर लेंगे। तो आप बताओ, अगर तुमको ये बनाने नहीं आएगा कि ये क्या है, तो इतने सारे काउंट कर सकते हो? नहीं। आ रही बात समझे? इसीलिए हम सबसे पहले क्या बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। अगर कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तुमको मिल गया तो फटाक से तुम क्या करोगे? उसका स्ट्रक्चर बनाओगे, और स्ट्रक्चर बन गया तो सारा काम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? क्लियर? कैसे स्ट्रक्चर बनेगा समझ गए? तो ये हमारा प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन, सबके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C4H11N। अब हमने इसके आइसोमेरिज्म को भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिया, लेकिन हम इसको डिटेल करेंगे। पहले हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। समझ में आ गया? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब देखिए, अगर आप इसको देखिए साइनाइड और NC को भी समझाना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो देखो अगर मैं इसको लिख दूं CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब जरा देखना 1 2 3 4 C4 3 2 5 2 7 H7 और N। अगर यही C4H11 के जगह पे C4H7N लिखा रहता और आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाते तो 4 + 1 -7 -1/2, तो देख लो कितना आ जाता, 5 -
6/2 मतलब 5 - 3 इज इक्वल टू 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अब जैसे ही 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ जाता तुरंत तुम समझ जाते हैं कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। आ रही बात समझ में? तो इफ आप चाहो तो लिख सकते हो, इफ ए कंपाउंड हैविंग 0 pi bond equivalent and 1 nitrogen, 0 pi bond equivalent and 1 nitrogen, it can shows primary amine, secondary amine and tertiary amine. And if a compound having 2 pi bond equivalent and 1 nitrogen, 2 pi bond equivalent and 1 nitrogen, then it can show cyanide and isocyanide functional group. Clear? I hope it is clear. कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई कंपाउंड, देखो नाइट्रोजन का कॉन्सेप्ट हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, इफ एनी कंपाउंड हैविंग, लाइक सपोज अगर कोई कंपाउंड है जिसके पास, जैसे मान लीजिए मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए हमने लिख दिया C8H8O, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रखे हुए हो, लेकिन उसके पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आए वो 4 या मोर देन 4 या 4 से अधिक आ जाए। जैसे आप बेंजीन जब बनाते हो, ध्यान देना, इफ यू विल मेक द बेंजीन, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इसको कर सकते हैं बेंजेनॉइड कंपाउंड, कॉन्सेप्ट ऑफ बेंजेनॉइड कंपाउंड। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपके क्लास 12th में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछते हैं। कैसे पूछेगा? C8H8O, इट रिएक्ट विद द Grignard agent, gives addition product, it react with the 2,4-dinitrophenylhydrazine, gives positive test। तो ऐसे आपसे पूछता है, लेकिन सबसे पहले उसने बोला कि C8H8O। अब आपको ये नहीं पता कि अगर लिख दिया C8H8O तो जरा देखो ये इसमें क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये पिछले वाले कॉन्सेप्ट से अलग कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जब हम इसमें निकालेंगे या पाई बॉन्ड निकालेंगे तो 8 + 1 - 8/2 हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का? C + 1 - H + X - N/2। तो ना तो इसमें हैलोजन है ना ही नाइट्रोजन है, तो आप डायरेक्टली H/2 लिख सकते हो। आ रही बात समझे? तो 8 + 1 - 8/2 क्या आपका हो जाएगा 9 - 4, इसका मतलब कितना हो गया 5 पाई बॉन्ड। अब देखो अभी तक क्या पाई बॉन्ड आ रहा था, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, तब तक तो बात समझ में आ रही थी। अब कितने पाई बॉन्ड हो गए? 5 पाई बॉन्ड। तो जैसे ही 5 या 4 से ज़्यादा पाई बॉन्ड क्वेश्चन में आ जाए, तुरंत समझ जाना कि वो कंपाउंड में कम से कम एक बेंजीन रिंग है। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो इफ एनी कंपाउंड हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, या हाइड्रोकार्बन भी हम ले लें, जैसे हमने ले लिया C6H6, क्या ले लिया? C6H6 कॉमन बेंजीन, यू नो दैट। तो अगर आप C6H6 भी लेते हो तो ये क्या हो जाएगा 6 + 1 - 6/2, दैट इज 7 - 3 = 4 पाई बॉन्ड। समझ में आ रही बात? अब 4 पाई बॉन्ड आते ही तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये बेंजेनॉइड कंपाउंड है। तो हमने क्या लिखा? कॉन्सेप्ट ऑफ बेंजेनॉइड कंपाउंड। इसमें एक लाइन चाहो तो लिख सकते हो कि इफ ए कंपाउंड हैविंग और इफ ए मॉलिक्यूलर फार्मूला हैविंग 4 or more than 4 pi bond equivalent, then it will be aromatic. Aromatic means it will be at least one benzene ring, कम से कम उसमें एक बेंजीन रिंग हम बनाएंगे। समझ में आ रही बात? ये बात समझ में आ गई सबको? अगर समझ में आ गई है तो जरा देखो, आपको जैसे पता चला कि इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 5 पाई बॉन्ड है, तुरंत आप क्या करोगे? अब देखो आपके पास मैंने पहले कह दिया कि C8H8O है। अब यह एक तरह की क्या है, करेंसी है। आपको 4 पाई बॉन्ड चाहिए बेंजीन रिंग बनाने के लिए। देखो यहाँ C6H6 का हमने निकाल दिया, कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं 4। तो जैसे ही आप इसका एक बेंजीन रिंग बनाते हो, जैसे मान लीजिए हम इसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं,
ठीक है। अब देखो बेंजीन रिंग में आप ऐसे बना देते हो, यही बेंजीन है, ध्यान से देखना, ठीक है, C6H6। अगर आपने इसको बनाया तो इसमें आपने क्या क्या खर्च किया, एक तो आपने क्या खर्च किया, C6H6 सिंपल जो कंपाउंड आपका खर्च हो गया, तो माइनस कर दीजिए। अब आपके पास क्या बच रहा है, C2H2O, ये आपके पास बच रहा है C2H2O। समझ में आ रही बात। अब C2H2O बच रहा है और कम से कम एक बेंजीन रिंग बनाने के लिए कितना पाई बॉन्ड खर्चा करना पड़ेगा, 4, तो एक पाई बॉन्ड आपके पास है। अब आपको पहले बता दिया हूं कि एक पाई बॉन्ड एक ऑक्सीजन दिख रहा है, तो तुरंत समझ जाना है कि या तो ये 2 कार्बन का क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, नहीं तो कीटोन होगा। इसका मतलब C8H8O में अगर आपने स्ट्रक्चर बना दिया और एक पाई बॉन्ड एक ऑक्सीजन बच गया, तो ये 2 कार्बन का या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। अब बताओ, अगर तुम इसको किसी भी पोजीशन पे जोड़ने के लिए ले जाओगे तो वहां एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो जैसे ही इसको ऐसे हम हटाते हैं तो ये क्या हो गया, C6H5। इसका मतलब यहाँ एक प्लस आपको H और मिल जाएगा, ये क्या हो गया, C2H3O। अभी आपके पास एक पाई बॉन्ड है, C2H3O है। अब कुछ नहीं सोचना है, देखो एक कार्बन 2 कार्बन, डबल बॉन्ड OH, मेंटेन द वैलेंसी। देखो वैलेंसी यहाँ क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन, देख लो 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन, एक पाई बॉन्ड एक ऑक्सीजन। जो आपका ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ था, जो सॉरी ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो लिखा था, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये होगा। एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, तो दूसरा क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है। बेंजीन रिंग बनाया आपने, समझ में आ रही बात। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 भी बना सकते हो, आ रही बात समझ में। तो आइदर एल्डिहाइड 2 कार्बन का क्या बना है, एल्डिहाइड, या 2 कार्बन का क्या बन गया, कीटोन। आ रही बात समझ में। वैलेंसी मेंटेन कर दीजिए आप सबकी और काउंट कर लीजिए, आपका यही मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला यू विल गेट, C8H8O। अब देखो एक आइसोमेरिज्म तो आपको यहीं पे मिल गया, कौन सा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आ रही बात समझ में। अगर क्वेश्चन कर दिया कि C8H8O है, इसके आइसोमेरिज्म कौन होंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म बताइए, तो आपको यहीं पे मिल गया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेंजोनाइट कंपाउंड। याद हो गया, समझ में आ गया, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर। और एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। C8H10O दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। देखो अगर आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फार्मूला लगा दिए तो क्या आ जाएगा, 8 + 1 - 10/2। देखो 9 - 5 = 4 पाई बॉन्ड। 4 पाई बॉन्ड चाहिए कम से कम एक बेंजीन रिंग बनाने के लिए, तो आपने क्या बना दिया, एक बेंजीन रिंग खटाक से बना दिया। क्या क्या खर्चा किया भाई, 4 पाई बॉन्ड खर्च हो गया, क्या बचा, 0 पाई बॉन्ड। यहां से क्या निकला आपका, C6H5 या H6 कर देते हैं, क्या बचा, C2H4O। अब बताओ, अब 0 पाई बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन है, तो पहले ही बता चुका हूं पहले कॉन्सेप्ट में कि अगर 0 पाई बॉन्ड एक ऑक्सीजन दिख जाए तुरंत समझ जाना एल्कोहल होगा, नहीं तो ईथर होगा। तो अब 2 कार्बन के या तो इस पे एल्कोहल बना दो, नहीं तो ईथर बना दो। अब देखो यहाँ पे जब जोड़ने के लिए जाओगे तो सब पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, प्लस, तो H5O। अब देखो एल्कोहल बनाओगे तो कैसे बना सकते हो, CH2OH। अब नाउ काउंट करो, 2 2 4 1 5, एक ऑक्सीजन 0 पाई बॉन्ड, ये एल्कोहल हो गया। ईथर अगर बनाने जाओगे तो कैसे बना दोगे, फटाक से ईथर ऐसे बना सकते हो, देखो OCH2CH3 ऐसे बना सकते हो। दोनों क्या हो गए, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। कौन से आइसोमेरिज्म हो गए, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आ रही बात समझ में कि नहीं, बोलो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप इसके बेसिस पे आप तुरंत पहचान जाओगे कि एरोमेटिक कंपाउंड है और इसके आइसोमेरिज्म निकालना सीख जाओगे। अभी इसके और आइसोमर्स जो बनेंगे वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। समझ में आया क्या बेंजोनाइट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ बेंजोनाइट कंपाउंड, क्लियर। तो अभी हमने आपको प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो में क्या क्या बताया कि हाउ यू विल चेंज एनी मॉलिक्यूलर फार्मूला इनटू स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज करने आ गया तो आप उसके आइसोमेरिज्म काउंट कर पाओगे, अदरवाइज यू कांट एक्सप्लेन द आइसोमेरिज्म। आई होप इट इज क्लियर, थैंक यू सो मच।